हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे और जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे और बेसिक तरीके से समझेंगे। थोड़ा सा पैसेंस की और कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है। पैसेंस बना कर रखिएगा। ए टू जेड जितनी भी जानकारी शेयर की जाएगी आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि जो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है कि भौतिक विज्ञान का वह भाग, किसका भाग है, ये भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का ये पार्ट है। कौन सा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसका उपयोग स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं के अध्ययन करने के लिए किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। डेफिनेशन फिर से समझिए क्या बोला जा रहा है कि भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसका उपयोग स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आया हुआ है स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का मतलब कि कांस्टेंट चार्ज के बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज के इस वीडियो का, हम यहाँ पे आवेश से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ लेंगे। ठीक, आवेश से जो भी संबंधित जानकारियाँ है उसको हम समझेंगे। जो भी पॉइंट है मेन पॉइंट, उसको आज की इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसकी प्रकृति किस तरीके से होती है। तो देखो, इसकी प्रकृति को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो पहला प्रकृति होता है वो होता है पदार्थ का। ठीक, उसके बाद होता है विकिरण के द्वारा। ठीक ना, समझ गए। तो पदार्थ में कोई भी चार्ज होता है वो फोर्स के द्वारा मूव किया जाता है। अगर किसी भी मटेरियल में अगर आप फोर्स लगाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्टर्ब होंगे। समझ गए। अब यहाँ पे देखो, विकिरण के द्वारा यानी कि तरंग के माध्यम से भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, जो भी हमारा पदार्थ होता है उसको हम फोर्स के द्वारा इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा फोर्स होता है इस फोर्स को हम इस चैप्टर के माध्यम से, इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे जो पहला फोर्स होगा वो आपका होगा बाह्य फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पे देखो अगला जो होता है सूक्ष्म फोर्स, मतलब कि सूक्ष्म बल। तो जो आपका होता है बाह्य बल, ये भी आपको दो भाग में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। सबसे जो पहला बल आएगा वो आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है किसके कारण ये उत्पन्न होता है, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण, खुद के द्रव्यमान के कारण ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप होता है, जिसके वजह से पृथ्वी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ठीक ना। उसी प्रकार होता है आपका अगला फोर्स विद्युत चुंबकीय बल। अब ये विद्युत चुंबकीय जो बल होता है, फोर्स होता है, किसके वजह से होता है, तो वैद्युत आवेश की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, तो वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, जो सूक्ष्म बल होते हैं, सूक्ष्म बल का कहने का मतलब एकदम तीक्ष्ण तरीके से नाभिकीय बल कहलाएंगे। अब ये नाभिकीय बल या तो आपको दुर्बल हो सकते हैं या प्रबल नाभिकीय बल कहला सकते हैं। अब ये नाभिकीय बल कहाँ पे होते हैं भाई, तो किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले जो फोर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो लगता है फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स के नाम से इसे हम जानते हैं। किसके फोर्स के, न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। इतनी बात पूरा सबको समझ में आ गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे 2-3 कंडीशन दी गई है, इसको बहुत ही ध्यान से और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक ना। कि प्रारंभिक प्रयोगों के आधार पर, किस आधार पे, तो प्रारंभिक प्रयोगों के आधार पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए जाते हैं। जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होते हैं वो यहाँ पे प्रारंभिक प्रयोग के आधार पे, यहाँ पे इनिशियल जो भी यहाँ पे इस पे कोई भी प्रयोग किए गए, कोई भी प्रैक्टिकल किया गया, उसके हिसाब से नीचे फॉलोइंग यहाँ पे क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए जाते हैं। सबसे जो पहला यहाँ पे पॉइंट आता है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि कांच की छड़ को, कांच की छड़ मतलब सभी लोग जानते हो, कांच की छड़ मतलब एक कोई भी कांच का रॉड ले लो, शीशा जो होता है ना उसका एक रॉड ले लो। तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से, रेशम सभी लोग समझ रहे हो, कांच भी समझ रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, यानी कि रगड़ने पर कांच की छड़ पर एक विशेष प्रकार का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। देखो जब भी हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, आपस में इन दोनों को रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ पर एक विशेष प्रकार का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। वो कैसा गुणधर्म उत्पन्न होता है, तो कांच की छड़ का यह गुणधर्म आवेशित होना कहलाता है। एक विशेष प्रकार का गुणधर्म उत्पन्न हो जाएगा और उसी गुणधर्म को हम क्या बोलेंगे, आवेशित होना। आवेशित मतलब चार्ज होना, यानी कि जो भी रेशम के कपड़ा में चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, कांच के छड़ के आसपास या उसके बाहरी लेयर पे जम जाएंगे। मान लो ये क्या है, कांच का छड़ है। अब इस कांच के छड़ को जब भी आप रेशम के कपड़े से रगड़ोगे, पीटोगे, तो इसके बाहरी परत पे क्या आ जाएंगे, जो रेशम का कपड़ा का जो पार्टिकल्स होगा इसके बाहरी लेयर पे आके जम जाएगा। तो इसी जमने की प्रोसेस को हम बोलते हैं आवेशित हो जाना, चार्ज हो जाना। समझ में आ गया इतनी चीज़ें। अब अगला पॉइंट है, इसी प्रकार एबोनाइट, एबोनाइट मतलब प्लास्टिक की छड़ को, अभी तो हमने लिया किसका छड़, कांच का छड़, अभी आगे हम लेंगे किसका छड़, तो प्लास्टिक की कोई भी छड़ लेंगे। इसी प्रकार सेम टू सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट मतलब प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से, बिल्ली मतलब कैट, बिल्ली की खाल से हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो रगड़ने पर यह भी आवेशित हो जाता है। जैसे कांच का छड़ रेशम के कपड़ा से आवेशित हुआ, उसी प्रकार एबोनाइट का जो छड़ है वो भी बिल्ली की खाल से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा, ठीक ना। समझ गई इतनी चीज़। अब अगला पॉइंट जो कि तीसरा पॉइंट सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो कांच की छड़ों को, अब इसमें हम क्या करेंगे, दो कांच का रॉड लेंगे। अब दोनों कांच की छड़ों को परस्पर समीप लाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, आपस में लाओ। तब क्या होता है, देखते हैं कि जब आपस में लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों छड़ों के मध्य, दोनों छड़ों के मध्य क्या होगा भाई, तो प्रतिकर्षण पाया जाता है, यानी कि रिपल्सन। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को मतलब कि दूर भेजने की कोशिश करेंगे, दूर हटाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया, ठीक ना। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को हटाने की कोशिश ये सब करेंगे। जब भी आप किसी भी सेम चार्ज वाले कोई भी मटेरियल हो उसको जब पास में लाओगे तो क्या करेंगे, दूर हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। इस प्रकार दोनों छड़ों के मध्य क्या पाया जाता है, तो प्रतिकर्षण पाया जाता है। इस प्रकार दो एबोनाइट के छड़ों के मध्य भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे हमने दो कांच की छड़ लिया, उसी प्रकार जब भी आप कोई भी दो प्लास्टिक का छड़ ले लो तो दोनों प्लास्टिक के छड़ों को आपस में सटाने की कोशिश करो, समीप लाने की कोशिश करोगे, तो भी दोनों एबोनाइट की छड़ में क्या होगा, तो रिपल्सन फोर्स पाया जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई भी ग्लास का रॉड है, ग्लास का क्या है, रॉड है। अब यहाँ पे दोनों सेम चार्ज के हैं तो क्या होगा, अगर पास में लाओगे, देखो इसको पास में लाने की हम कोशिश करेंगे तो दोनों क्या होगा, पास में जैसे जैसे लाओगे वैसे वैसे इसका रिपल्सन फोर्स क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। आपस में और तेज़ी से और ज़्यादा फोर्स से ये सब दूर हटाने की कोशिश करने लगेंगे। सेम टू सेम इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हो कि एबोनाइट का जो रॉड है सेम टू सेम उसी प्रकार लाओगे तो इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण पाया जाएगा। लेकिन एक बात और, जैसे ही आप कोई भी एबोनाइट का रॉड और यहाँ पे ग्लास का रॉड आपस में लाओगे तो उनके बीच एट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, एक दूसरे को और तेज़ी से समीप लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपने इस पूरे निष्कर्ष के माध्यम से ये समझा कि कोई भी अगर सेम चार्ज का कोई भी रॉड लाते हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स लाते हो तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। लेकिन जैसे ही विपरीत आवेश वाले आयन
या कोई भी रॉड लेकर के आओगे तो एक दूसरे को एट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे और समीप लाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। इतना बात समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे कि विद्युतीय आवेश क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आज का हमारा मेन यही टॉपिक होने वाला है, ठीक ना। वैद्युत आवेश या विद्युतीय आवेश इसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक ना। अब इसका डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है भाई। तो किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर बल आरोपित करता है। अब देखो यहाँ पे बल आरोपित करना, तो बल आरोपित करने का मतलब ये होता है फोर्स अप्लाई करना। आरोपित करने का मतलब क्या होता है, बल लगा देना, आरोपित कर देना, यानी कि फोर्स को क्या करना, अप्लाई करवा देना, ठीक ना। तो किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर बल आरोपित कर देता है, आरोपित मतलब अप्लाई कर देता है, ठीक ना, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। आगे समझ में इतनी बात। अब यहाँ पे देखो अगला जो पॉइंट लिखा गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिना पदार्थ के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर मान लो कोई भी पदार्थ नहीं है तो चार्ज का होना इम्पॉसिबल है, अस्तित्व में नहीं होगा। अगर कोई भी पदार्थ नहीं होगा तो उसमें क्या होगा भाई, तो चार्ज नहीं होगा। बिना पदार्थ का हम चार्ज को इधर से उधर करना हम क्या कर सकते हैं, उसे अस्तित्व में नहीं ला सकते हैं। आगे समझ में। तो पदार्थ किसी भी चीज़ को, आवेश को अस्तित्व में लाने के लिए, संभव बनाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पदार्थ या कोई ना कोई वस्तु हमारे पास होना आवश्यक है। समझ में आ गया। अब आवेश उत्पन्न करने का एक तरीका है क्या, तो घर्षण। आप अभी हम बताएंगे कि किस किस माध्यम से आप आवेश को, चार्ज को डेवलप कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, आवेश को बना सकते हो, आवेश उत्पन्न कर सकते हो, ठीक ना। तो आवेश उत्पन्न करने का सबसे सरल तरीका जो होता है आपका घर्षण होता है। क्या होता है भाई, घर्षण। घर्षण का मतलब फ्रिक्शन, यानी कि एक दूसरे को या दो बॉडी को आपस में रगड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक ना। कोई भी मान लो दो बॉडी है और इस दोनों बॉडी को आपस में जब रगड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों बॉडी के में रिलेटिव मोशन होगा। अब रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे समझेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे तो आवेश हमने बता दिया कि आवेश भैया किस प्रकार डेवलप होगा, आवेश कैसे उत्पन्न होगा, तो आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न होगा। जब भी हम कोई भी वस्तु आपस में रगड़ेंगे तो वहाँ पे हमारा आवेश उत्पन्न होगा, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब आवेश जो उत्पन्न हो गया, आवेश अब कितने प्रकार का उत्पन्न होगा, तो आवेश मेनली दो तरीके का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा आवेश, एक होता है आपका धन आवेश। कौन सा, धन आवेश। कौन सा होता है, एक होता है आपका धन आवेश और दूसरा कौन सा होता है, ऋण आवेश। धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश का मतलब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वहीं अगर दूसरा आवेश जो होगा वो होगा ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज। इतना बात समझ में आ गया। तो आवेश हमारा दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है आवेश। इस मतलब कि जो आवेश होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश को हम बोलेंगे पॉजिटिव मतलब कि चार्ज, और ऋण आवेश को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज। इतना समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि गणित में धन तथा ऋण का योग शून्य होता है। अभी जब भी आप मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे तो मैथ में हम क्या करते हैं, जब भी मान लो यहाँ पे -2 और +2, इसका योगफल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 0 होगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, धन तथा ऋण का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार दो विभिन्न प्रकार के आवेशों का जो योग होता है वो क्या होता है, हमेशा के लिए शून्य होता है, ठीक ना। इसी प्रकार दो विभिन्न प्रकार के आवेश का योग जो होगा क्या होगा, हमेशा के लिए शून्य होगा। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, बेंजामिन ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इसे हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो आवेश का जो नामकरण होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश दिया गया। अब पूछेगा पेपर में, कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछ देता है कि धन आवेश तथा ऋण आवेश का नामकरण किसने किया, नामकरण किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया भाई, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम समझेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा।
विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इसको हम समझते हैं, बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक ना। कि नाभिक में धन आवेश उपस्थित होता है, सभी को पता होता है। कोई भी मान लो एटम होता है, कोई भी परमाणु होता है, उसका एक नाभिक होता है, और नाभिक में न्यूक्लियस में क्या होता है, तो हमारा होता है धन आवेश, यानी कि प्रोटॉन होता है। क्या होता है भाई, धन आवेश होता है। धन आवेश को हम बोलते हैं प्रोटॉन, और ऋण आवेश को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो नाभिक में कौन सा पाया जाएगा, कौन सा आवेश पाया जाएगा, तो धन आवेश। और नाभिक के चारों ओर कौन सा चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में लाइट, बिजली, बल्ब, पंखा, टीवी, कूलर सब अपने चलाते हैं, ठीक ना। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ पे देखो, नाभिक में क्या पाया जाता है, तो धन आवेश पाया जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हम प्रोटॉन बोलेंगे, और ऋण आवेश को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब धन आवेश की संख्या के समान, यहाँ पे समझो, धन आवेश की संख्या के समान ऋण आवेश नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैंने बता दिया कि धन आवेश का जितना भी चार्ज होगा सेम चार्ज का, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन धन आवेश के चारों ओर एक सर्किल के माध्यम से क्या करते हैं भाई, अपना एक चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। अतः जो यहाँ पे देखो, दोनों का योगफल जब निकालोगे तो परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक ना। कैसा परमाणु हो जाएगा, यहाँ पे उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगला जो हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, धन आवेश वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी। धन आवेशित वस्तु में, धन आवेशित मतलब इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज हो। धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि ऋण आवेश वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। देखो, जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है, धन आवेश वस्तु। कोई भी मान लो, कोई भी वस्तु है, मटेरियल है, अगर धन आवेशित है तो उसमें क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ये प्लस है ना, तो बोलेगा ना कि प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, ऐसा बोलेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। लेकिन जैसे ही वस्तु अगर ऋण आवेश वस्तु हो जा रही है, उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन की उसमें अधिकता हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे e के पावर -1, तो e के पावर -1 कहने का मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको त्यागेगा। क्या करेगा भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको त्यागने की क्षमता इसमें। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ऋण आवेश वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की त्यागने की क्षमता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। वही आपका जो धन आवेशित वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी रहती है। इतना समझ में आ गया। अब विद्युतीकरण के लिए मतलब जिसमें हम धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को इधर से इस सिरे से अगले सिरे तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, विद्युतीकरण। अब विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। देखो, कोई भी आप बिजली, पंखा, जो भी लाइन मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाते हो, ठीक ना, एक सिरे से दूसरे सिरे जब भी आप लेकर के जाओगे तो उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है। सारा का सारा खेल किसका होता है, सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन का होता है। सारा का सारा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। इलेक्ट्रॉन ही उसका मेन उत्तरदायी होता है। इलेक्ट्रॉन ही ऐसा जो तत्व है वो क्या कर सकता है, धारा को, करंट को फ्लो करा सकता है। समझ में आ गया इतनी बात। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान। यहाँ पे देखो एक नोट है, इसे आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। नाभिक में जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के तुलना में 1837 गुना अधिक होता है। क्या बोलेंगे, जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना ज़्यादा होता है। अतः चालन के लिए, चलने के कार्य जो होता है केवल इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। चालन मतलब कंडक्शन का, समझ में आ गया। अतः जो चलने का जो कार्य होता है इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर मूव करते हैं। समझ में आ गया इतनी बात। अब यहाँ पे हम समझेंगे एक रिलेशन है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आवेश तथा द्रव्यमान के बीच क्या रिलेशन है, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन नहीं, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक, यानी कि चार्ज एवं आवेश के मतलब कि चार्ज एवं द्रव्यमान के मास के बीच क्या हमारा रिलेशन है। इसको हम ध्यान से समझते हैं कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, दो वस्तु मतलब कोई भी एक दो बॉडी ले लो, आपस में रगड़ो, तो रगड़ने पर क्या हो जाता है, रगड़ने पर धन आवेशित वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण जो धन आवेशित वस्तु होगी उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉनों के निकलने की वजह से क्या हो जाता है, अल्प मात्रा में घट जाता है, उसका जो द्रव्यमान होगा थोड़ा सा घट जाएगा,
ठीक ना। जबकि ऋण आवेश वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश करने के कारण अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। जैसे वहाँ पे घटेगा ऐसे यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लो निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो इसका वजन क्या होगा, हल्का हो जाएगा, और इसका वजन क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब ये हल्का है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर इसका नेट चार्ज निकालोगे, ठीक, तो नेट चार्ज कब जीरो होगा, तो जीरो होगा जब पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन इसमें हो जाएंगे, ठीक ना। तो वहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाओगे, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋण आवेश, तो ऋण आवेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये लेने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है आवेशीकरण की विधियाँ। कौन सी, आवेशीकरण की विधियाँ। इसमें 3 4 5 विधियाँ हैं, उसको हम ध्यान से समझते हैं, ठीक ना। आवेशीकरण की विधियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहला जो हमारा विधि है वो हमारा है घर्षण के द्वारा, ठीक ना। आवेशीकरण मतलब आवेश को एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, आवेशीकरण बोलेंगे। यानी कि किसी भी बॉडी को चार्ज अप्लाई करा देना, ठीक ना, चार्ज करा देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेशीकरण बोलते हैं। अब इसके कई सारी विधियाँ हैं, उसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे घर्षण के माध्यम से, ठीक ना। तो जब भी किसी एक वस्तु को अन्य किसी भी वस्तु से रगड़ा जाता है, रगड़ने का मतलब क्या होता है, आपस में मतलब कि रिलेटिव मोशन करा देना, ठीक ना। जब रगड़ते हैं तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक वस्तु से लेकर के दूसरे वस्तु में मूव करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। समझ में आ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की जो अधिक होगी वस्तु को ऋणावेशित होने का, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी वस्तु के धनावेशित होने का गुणधर्म प्रदर्शित करती है। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो वस्तु क्या बोला जाएगा, ऋणावेशित है, ठीक ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब भी यहाँ पे क्या होगा, कमी होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन धनावेशित, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका गुणधर्म शो किया जाएगा जब भी आप कोई भी आवेशीकरण करेंगे। किसके माध्यम से, तो घर्षण के माध्यम से करेंगे। जैसे मान लो हमने एबोनाइट का और यहाँ पे ग्लास का जो रॉड लिया था, उसको आपस में जब भी रगड़े थे घर्षण के माध्यम से, तो एक ना एक किसी का अगर मान लो एबोनाइट का जो छड़ है वो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एबोनाइट की छड़ की क्या होगा, वजन बढ़ेगा, उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। वहीं जो प्लास्टिक का जो रॉड है उसका क्या होगा, उसका वजन घट जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया, यही बात है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला टॉपिक कि स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, ठीक ना, इंडक्शन के द्वारा, इसको समझते हैं कि स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है, ये प्रेरण मतलब वह प्रक्रिया है कि जिसमें किसी अनावेशित पदार्थ के निकट आवेशित चालक लाने पर पदार्थ में उपस्थित आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब कि जो भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर दी जाएगी, ठीक ना, उसे हम बोलते हैं ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है, एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अनावेशित मतलब जो बॉडी चार्ज नहीं है, ठीक ना, किसी अनावेशित पदार्थ के निकट आवेशित चालक लाने पर, मान लो कोई भी ये बॉडी न्यूट्रल है, ठीक ना, और ये न्यूट्रल बॉडी के संपर्क में हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज बॉडी ला रहे हैं, ठीक ना। तो चार्ज बॉडी ला रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो क्या करेगा, आवेश इसमें से इसमें मूव कर जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब कि एक एग्जांपल समझो। देखो, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की जब भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आप क्या करते हो, आप चार्जर के माध्यम से मोबाइल में चार्ज कनेक्ट करते हो, फिर लाइट देते हो। तो लाइट से जैसे यहाँ पे स्विच ऑन किए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके बैटरी में धीरे धीरे मूव करेंगे। तो आपकी जो बैटरी होगी सबसे पहले डिस्चार्ज हो गई थी, अब डिस्चार्ज होने की वजह से इसकी वजन भी कम हो गई थी। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन की प्रोसेस आएगी, इलेक्ट्रॉन इसमें कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, फिर आप यूज कर दोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। सेम वही प्रोसेस होता है, आगे समझ में। चलो अब अगला यहाँ पे है टॉपिक कि प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती तथा आवेशित वस्तुओं के सामने उपस्थित पृष्ठ पर
विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु क्या होगी, एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे मान लो मैग्नेट वाला काम, तो मैग्नेट क्या करता है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता है, लेकिन वो क्या कर देता है, चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर कर देता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 3-4 कंडीशन यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखो जितना यहाँ पे प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन हो जाएंगे तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मतलब क्या होंगे, आपस में कमियाँ दर्शाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बंधक आवेश यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ठीक। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है माइनस को, यानी कि निगेटिव चार्ज को। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, ये आपस में क्या करेंगे, पोलराइजेशन की प्रोसेस करेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे इधर से उधर ले लेगा, ठीक ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो तीसरी कंडीशन में, अब यहाँ पे प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन है, तो अर्थिंग से यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर दो, अर्थिंग मिल जाएगी, आपस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्लो होना स्टार्ट कर जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये सारी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे तीसरा हम नियम समझेंगे, आवेशीकरण की जो विधियाँ है उसमें हम समझेंगे चालन के द्वारा। चालन मतलब कंडक्शन के द्वारा। अब इसमें चालन के माध्यम से क्या करेंगे, हम इसमें अब कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक ना। इस प्रक्रिया में दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। आवेश क्या होगा, चार्ज क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रक्रिया में दो चालक, दो कोई भी चालक लाओ, कंडक्टर लाओ, और क्या करो, आपस में कनेक्ट करा दो। कनेक्ट कराओगे तो जो भी चालक हैं, आवेश हैं, आपस में समान रूप से फैल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, एक कंडक्टर यहाँ पे रखा गया है और एक कंडक्टर यहाँ पे रखा गया है। एक कंडक्टर ऐसा है जो चार्ज नहीं है, यानी कि अनचार्ज्ड बॉडी है, और जो दूसरा कंडक्टर है वो चार्ज्ड बॉडी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे इसको। जैसे मान लो मैंने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट किया था, तो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करोगे तो जो भी चार्ज बॉडी है, अब अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करेगी, चार्ज करने की कोशिश करेगी। जैसे यहाँ पे संपर्क में लाओगे, देखो यहाँ पे संपर्क में अगले फिगर के माध्यम से लाया गया। जैसे यहाँ पे लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इसी प्रकार यहाँ पे इसमें टॉपिक है, समझ लेते हैं क्या लिखा गया है कि आवेशित चालक से प्रतिकर्षण बल के कारण अनावेशित चालक की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों ओर के प्रतिकर्षण बल समान नहीं हो जाते हैं, ठीक ना। ये देखो आपस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मूव करना जब तक ये होगा तब तक कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते हैं। समझ में आ गया इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि विद्युत आवेश के गुणधर्म, विद्युत आवेश के गुणधर्म। अब विद्युत आवेश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसको हम समझते हैं पॉइंट के माध्यम से। इसके भी 4-5 पॉइंट हैं, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक ना। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आवेश जो होता है, आवेश का बीजगणितीय योग नियम पालन करते हैं। आवेश जो होता है बीजगणित योग नियम का पालन करते हैं, हमेशा ये फॉलो करते हैं, ठीक ना। किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग कर लिया जाता है। अर्थात यहाँ पे मान लो एक बॉडी है, इस पर एन टाइप के मान लो कि कई सारे मतलब कि चार्ज हैं। अभी जितने भी चार्ज हैं, ठीक ना, इन सब का क्या होगा, अगर टोटल आवेश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सारे चार्ज का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो आवेश होगा हमारा बीजगणितीय योग नियम का फॉलो करेगा। यहाँ पे देखो टोटल चार्ज यहाँ पे दिखाया गया है Q1 + Q2 + Q3 + Q4 डॉट Qn। मान लो n इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, n तक हो जाएंगे, n चार्ज है तो n तक कर लो। अब इसी को यहाँ पे मतलब मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा गया है Q = समेशन ऑफ I, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, और यहाँ पे QI, ठीक ना। समझ में आ गया इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक बात और यहाँ पे समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे 3Q 2Q और माइनस में 1Q चार्ज है, तो टोटल इसका चार्ज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +3Q + 2Q - 1Q, तो टोटल इसका कितना चार्ज आ जाएगा 4Q। समझ में आ गया ना। मतलब जितना है उसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जोड़ दो, निगेटिव है तो घटा दो, उसमें से माइनस कर दो। समझ में आ गया, सिंपल सा फंडा है, ठीक ना। अब अगला पॉइंट जो है वो समझ लेते हैं कि आवेश जो होता है क्वांटीकृत होता है। आवेश कैसा होता है, तो क्वांटीकृत होता है। अब क्वांटीकृत मतलब समझते हैं, क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस निश्चित व न्यूनतम आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलेंगे। समझ में आ गया। Q = NQ, ठीक ना। Q क्या है, टोटल आवेश, ठीक ना। N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। समझ में आ गया। तो N यहाँ पे 1 2 3 4 अनंत तक आप ले सकते हो,
समझ आ गया। अब यहाँ पे मिलिकॉन के तेल बूंद प्रयोग के द्वारा आवेश के क्वांटा का मान यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ज्ञात किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है। ठीक ना, क्या होता है, क्वांटा का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक ना, जो कि जितना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है सेम टू सेम उसी के बराबर होता है। अब Q बराबर NI, जो कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। Q बराबर NI को, Q बराबर NI पे कई सारे मतलब कि इस पे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं पेपर में, जहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि Z से रिलेशन करेगा। ठीक, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लो, फिर 3 इलेक्ट्रॉन लो, फिर ऐसे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन लो। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन लोगे वैसे वैसे चार्ज का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे देखो दिखाया गया है। ठीक ना, Q बराबर NI के माध्यम से, तो Q बराबर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया गया है, E का मान पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे गुणा कर लो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लो, फिर 3 इलेक्ट्रॉन लो, फिर 4 इलेक्ट्रॉन लो, ऐसे ऐसे यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि क्या किसी वस्तु पर, एक क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या किसी वस्तु पर 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश उपस्थित हो सकता है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल के देखेंगे कि 4.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश उपस्थित होने के लिए स्थानांतरित आवेश या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हम निकालेंगे। तो Q बराबर NI के माध्यम से N बराबर Q/E हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर Q/E, Q का मान दिया है 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ पे E का मतलब इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और -19 से -19 कट जाएगा, और ये कितना बार में कट जाएगा, 2.5 बार में। तो यहाँ पे N का मान कितना आ गया, दशमलव में आ गया, जो कि N का मान पूर्णांक आना चाहिए। N का मान क्या आना चाहिए, हमेशा एक इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो पॉइंट में आ गया, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अतः वस्तु पर इतना मतलब कि आवेश की उपस्थिति पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक ना, चलिए अगले यहाँ पे टॉपिक है, सैद्धांतिक रूप से क्वार्क नामक कणों की खोज किसने की थी, जिन पर आवेश 1/3e प्लस माइनस एवं प्लस माइनस 2/3e पाया गया। परंतु क्वार्क कणों की खोज हो जाने के कारण भी, चाहे हो जाने के पश्चात भी, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत उपयुक्त रहेगा। केवल आवेश के क्वांटा का मान E/3 हो जाएगा। आवेश के क्वांटा का मान कितना हो जाएगा भाई, E/3 हो जाएगा, अर्थात Q डैश बराबर N इंटू E/3। NI के जगह पे E/3 रख दो, E के जगह पे क्या कर देना है, E/3 रख देना है। समझ में आ गया। और यहाँ पे N का मान सेम टू सेम वही रहेगा, 1 2 3 रख दो। समझ में आ गया। अब किसी विलगित निकाय का अगला पॉइंट जो है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। किसी विलगित आइसोलेटेड जो भी सिस्टम होते हैं उसका जो टोटल चार्ज होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। ठीक ना, अर्थात आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। आवेश जो होते हैं संरक्षण नियम का पालन करते हैं। ठीक ना, आवेश संरक्षण नियम क्या होता है भाई, इसको समझ लेते हैं। आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक ना, आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम खाली ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ गया। किसी घटना में किसी क्षण पर धन आवेश उत्पन्न होता है, तब उस घटना में उसी क्षण पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा, अर्थात कुल आवेश संरक्षित रहेगा। ठीक ना, कुल आवेश क्या होगा, संरक्षित होगा। जितना ऋण आवेश उत्पन्न होगा उतना ही धन आवेश, जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा। समझ में आ गया ना इतनी बात। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को या आवेश को हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ना डेवलप कर सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि जितना हम चार्ज धन आवेश का उत्पन्न करेंगे उतना ही हम ऋण आवेश का भी उत्पन्न करेंगे। एक बात और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझो कि फोटान स्वतः विघटित होकर, फोटान क्या होता है, फोटान मतलब प्रकाश के जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। प्रकाश के, लाइट के जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे हम फोटान बोलते हैं। और फोटान जो होता है आपस में ब्रेक हो जाता है। ये फोटान होता है स्वतः मतलब अपने आप विघटित होकर, मतलब ब्रेक होकर, टूट कर इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन कणों का एक युग्म उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन का और एक पॉजिट्रॉन का एक युग्म, एक जोड़ा उत्पन्न करेगा, और इस घटना में कुल आवेश संरक्षित रहेगा। क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट का कण है दिखाया गया है, E बराबर h न्यू, Q बराबर यहाँ पे 0 दिखाया गया। लेकिन जैसे यहाँ पे देखो एक फोटान का कण है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में टूट जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, दोनों का आपस में कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यही बात है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था मतलब फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन विघटित होकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो कण उत्पन्न करता है।
इस घटना में भी कुल आवेश जो होता है संरक्षित होता है, स्टेबल होता है, ठीक ना। कोई भी एक न्यूट्रॉन होता है जो ये ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के सबसे पहले एक प्रोटॉन में टूटेगा, यहाँ पे देखो एक प्रोटॉन दिखाया गया है, और एक इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, और एक क्या होगा एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो को मतलब यहाँ पे देखो न्यू के बारे में दिखाया गया है, ये क्या होगा उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, एंटी न्यूट्रिनो इसे बोला जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखो इन सब का भी चार्ज क्या है, नेट है, 0 है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो कि सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं कि आवेश वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है। आवेश मतलब वेग के साथ मतलब वेलोसिटी के साथ। अगर वेलोसिटी आवेश का बढ़ाओगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आवेश भग जाएगा या ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। आवेश वेग के फलन के रूप में नियत होता है। यदि किसी वस्तु पर स्थित आवेश अवस्था में q आवेश उपस्थित होता है तब उस वस्तु पर गतिशील अवस्था में भी q आवेश ही उत्पन्न होगा। यानी कि आवेश का मात्रा क्या होगा, समान रहेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे घटाओगे, वेलोसिटी पे कोई इसका असर नहीं होगा। समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं, 5वां पॉइंट। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एक नियत वेग से। एक जो स्थिर आवेश होता है केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। ये भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। एक स्थिर आवेश मतलब स्टैटिक चार्ज केवल क्या कर सकता है, एक खाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। एक नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, एक नियत वेग से। अब यहाँ पे क्या था, सबसे पहले हमने क्या बताया, एक स्थिर आवेश के बारे में बताया, रुका हुआ आवेश के बारे में बताया। लेकिन जैसे एक नियत वेग होगा, नियत वेग से कोई भी चार्ज गतिशील करेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, ठीक ना। लेकिन एक त्वरित आवेश मतलब एक्सेलरेटिव चार्ज, वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ ही साथ वो एक एनर्जी भी उत्पन्न करेगा, ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। समझ में आ गया। स्थिर आवेश जो होगा खाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन जैसे एक नियत वेग से गतिशील आवेश जो होगा वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन एक त्वरित आवेश जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वो आवेश कैसा उत्पन्न करेगा, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और कुछ यहाँ पे एनर्जी आपको भी प्रोवाइड करेगा, उत्पन्न करेगा। अब इसको ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे समझ लो। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी आवेश है, वेलोसिटी इसकी 0 है, तो जब वेलोसिटी 0 मतलब स्थिर आवेश हो गया, वेलोसिटी मतलब 0 का मतलब रुका हुआ है, स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या करेगा, खाली ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी मान लो मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना, कुछ भी इसकी वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे क्यू आवेश का वेलोसिटी जैसे यहाँ पे चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, बदलता रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ में यहाँ पे एनर्जी भी उत्पन्न करेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 को समझ लेते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, और बल का मान कूलाम के नियम के द्वारा सत्यापित किया जाता है, कूलाम के नियम के द्वारा निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि समान प्रकृति के आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे क्या होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपल्सन करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही विपरीत आवेशित आयन होंगे, इससे मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव है और यहाँ पे एक पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया। तो यही बोला जा रहा है कि समान प्रकृति के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सन फोर्स और विपरीत प्रकृति के आवेश के मध्य आकर्षण फोर्स मतलब आकर्षण बल मतलब एट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, और बल का मान जो भी फोर्स का मान होगा कूलाम के नियम के द्वारा दिया जाएगा। अब कूलाम का नियम क्या होता है, इसको हम अगले वीडियोस के माध्यम से डिटेल में समझेंगे, ठीक। और कूलाम के नियम के क्या क्या कुछ यहाँ पे कंडीशन है, क्या क्या यहाँ पे इसकी मेन फार्मूला है, इसको हम बढ़िया समझेंगे, इसका क्या यूनिट होता है, किस तरीके से आवेश का यूनिट फाइंड करेंगे, फोर्स का यूनिट फाइंड करेंगे, ठीक ना। इसको हम डिटेल में समझेंगे अगले वीडियोस के माध्यम से, अगले लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।